स्टाइलिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए या किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इस मसले को हम हल करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप कि आप सारे खैर वाफियत से होंगे। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज अनवेलिंग द टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, exploring the objectives of stylistic analysis. Okay. Stylistic analysis is the examination of an author's linguistic and literary choices to discern patterns and meaning within a text. स्टाइलिस्टिक होता क्या है? स्टाइलिस्टिक एनालिसिस क्या होता है? जो ऑथर लिंग्विस्टिक या लिटरेरी चॉइसेस इस्तेमाल करता है उनको समझना, उनके मीनिंग को समझना जो टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करता है। यानी जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो ऑथर्स हैं, राइटर हैं या स्पीकर हैं, वो लिंग्विस्टिक और लिटरेरी जो चॉइसेस इस्तेमाल करता है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, उनके पैटर्न को, उनके मीनिंग को समझना। इसकी एनालिसिस करने की अहमियत क्या होती है? इंपॉर्टेंस: अंडरस्टैंडिंग एन ऑथर स्टाइल एनरिचेस लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी अहमियत क्या है? ये क्यों करना चाहिए एनालिसिस, ये से क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि अगर आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आपको आता है तो आपको ऑथर के जो स्टाइल को समझ आ जाएगी। जब आपको ऑथर के स्टाइल की समझ आ जाएगी तो उसके जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी और यही आपकी कम्युनिकेशन में आपको फायदा देगी। कनेक्शन टू ऑडियंस: एवरीवन इंटरप्रेट्स लैंग्वेज डिफरेंटली। इसकी खूबी भी यही है, यही स्ट्रेंथ है, यही पावर है स्टाइलिस्टिक की कि हर रीडर जो है या हर एनालिसिस करने वाला वो हर चीज को अपने अंदाज में परसीव करता है और यही इसकी खूबी है और इसी से ही उसके अंदर वैरायटी आती है। चलो जी, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंडिंग द ऑथर स्टाइल, एनालाइजिंग एन ऑथर्स यूनिक राइटिंग स्टाइल टू आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न्स एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। जो ऑथर रिपीट करता है पैटर्न्स को, ये जो उसके डिस्टिंक्टिव मुनफरद किस्म के जो फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो ऑथर का यूनिक राइटिंग स्टाइल है उसको अंडरस्टैंड करना। इसकी एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, राउलिंग का जो है हैरी पॉटर है, उसको आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह उसने पैटर्न को यूज किया गया है। सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? एक्सप्लोरिंग लिटरेरी डिवाइसेस। इसका मतलब ये नहीं कि यही कर सकते हो, यानी इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग एंड एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर, सिमिली एंड सिंबलिज्म। यानी आप फिगरेटिव लैंग्वेज को उसको एनालाइज कर सकते हो। किसी भी जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस को एनालाइज करना, उनमें ये मेटाफोरिकल भी हो मेटाफर भी हो सकती है, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है और उसमें बाकी जो आपके लेक्सिकॉन्स हैं या डिक्शन है वो भी एनालाइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप ये लिखिए, जॉर्ज ऑरवेल का जो है एनिमल फॉर्म है, उसके अंदर देख लीजिए कि एक एग्जांपल ये है कि आप कहीं से भी ले सकते हो, इसकी जगह पर कोई और टेक्स्ट भी ले सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एग्जामिनिंग टोन एंड मूड। जो राइटर का टोन है, मूड है, उसको समझने की कोशिश करना। एनालाइजिंग द ओवरऑल इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द ऑथर्स चॉइसेस इन टोन एंड मूड। ये जिसका अपनी बात हमने की थी, पिछली वीडियोस में बात की थी, उसका भी लिंक दिया होगा, नीचे देख लीजिएगा, जिसमें हम मुख्तलिफ बात करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो मेन फीचर्स हैं, ये मेन एलिमेंट्स हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के, उसके अंदर है एक, उसके अंदर मूड और है चॉइस है, जो इमोशंस और पैशन जो क्रिएट किए जाते हैं, एटमॉस्फेयर देते हैं, जिस तरह राइटर जो है या स्पीकर है, ये ऑथर है, कैरेक्टर्स को सो डील करता है, ये प्रेजेंट करता है, उसके साथ आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल है, कोई आप एलन पो की जो है पोइम है, उसको आप कर सकते हो या कोई और दे सकते हो। ओके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कैरेक्टराइजिंग नरेशन, यानी कैरेक्टर को किस तरह नरेट किया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग द नरेटिव पर्सपेक्टिव एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द रीडर्स परसेप्शन ऑफ द स्टोरी। जो रीडर है वो स्टोरी को कैसे परसीव करता है, जो पढ़ रहा है वो किस तरह उसको समझता है, उसके मीनिंग को, उसके नरेशन को किस तरह समझता है, इसको इन्वेस्टिगेट करना।
मिसाल के तौर पर एक ये आप देखें कि फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो में शिफ्ट किया गया है नरेशन को, तो वो किस तरह की गई है, उसमें क्या इफेक्ट होता है रीडर के ऊपर है। पांचवा पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है। यानी जो भी स्टोरी आप पढ़ रहे हो, जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उस पर जो कॉन्टेक्स्ट का या उसके जो कल्चर का या हिस्ट्री का कोई इफेक्ट है कि नहीं है। जिस जमाने में वो लिखा गया है, जिस जमाने में वो टेक्स्ट लिखी गई है, उस जमाने का, उसकी तारीख का, उनके वाकयात का, उनके हालात का उस पर कोई असरात है कि नहीं है, वो आप चेक कर लो। यानी वो जो राइटिंग है वो अपने सोशल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। छठा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इवेल्युएटिंग रिटोरिकल स्ट्रेटजीज है। जो रिटरेक है उसको स्टडी करना, जो रिटोरिकल डिवाइसेस हैं राइटर ने इस्तेमाल किए उनको देखना। एग्जामिनिंग द यूज ऑफ रिटोरिकल स्ट्रेटजीज फॉर परसुएसिंग एंड देयर इफेक्टिवनेस। हर जो राइटर है, लिखने वाला जो है, जो भी मुसन्निफ होता है, उसकी कोशिश होती है कि उसके जो रीडर्स हैं वो उससे मुतासर हों, उनको इन्फ्लुएंस करे, अपना मैसेज ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में पहुंचा दे, और उसके लिए मुख्तलिफ वो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है, रिटरेक इस्तेमाल करता है। वो रिटरेक कौन सा इस्तेमाल किया गया है उसको आप देखो। सातवां ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एनालाइजिंग डायलॉग एंड स्पीच पैटर्न्स। यानी जो डायलॉग है, जो स्पीच का पैटर्न है, उसको आपने देखना है। Scrutinizing character dialogues to reveal information about personalities and relationship। जो करेक्टर का रिलेशन है उनको, जो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में, स्पीच पैटर्न क्या है, अल्फाज किस तरह बात की गई है, कौन जो है उसको किस तरह एड्रेस किया गया, लोगों को प्रेजेंट किया गया, करेक्टर्स को किस तरह अपने करेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है। मिसाल के तौर पर देखें, शेक्सपियर्स डिस्टिंक्ट स्पीच पैटर्न्स ऑफ फॉर डिफरेंट करेक्टर्स। मुख्तलिफ स्पीच पैटर्न क्या होते हैं, उनका स्टाइल क्या होता है, उनके टेक्स्ट क्या होते हैं, उनका जो है स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको आप देख सकते हो। एट्थ ऑब्जेक्टिव में बी आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रेपिटेशंस। यानी जो उसके अंदर पैटर्न है वो देखो, रेपिटेशन देखो क्या है। डिटेक्टिंग रिकरिंग मोटिव्स, थीम्स और स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स फॉर ओवरऑल कोहेरेंस। जो कोहेरेंस होती है, जो इंटर रिलेशन है मुख्तलिफ टेक्स्ट का जो आपस में होता है, सेंटेंसेस का, पैराग्राफ का, उनके अंदर जो थीम है या मोटिव्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करना। जो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हैं जो थीम की तरफ लेके जाते हैं या जो मोटिव्स को प्रेजेंट करते हैं, उसको जो उसके आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको जो प्रेजेंट करते हैं उनको देखना वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आई समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एक्सप्लोरिंग जॉनरा कन्वेंशंस, एनालाइजिंग एडहेरेंस और टू डेविएशन और डिविएशन फ्रॉम जॉनरा कन्वेंशन इन ऑथर स्टाइल। ये आप ये देखोगे कि उसने डिविएट किया है उस कन्फर्मिटी और he has used डिविएशन है, वो उसने कौन सा इस्तेमाल किया है, जो पैटर्न चल रहा था, सेट पैटर्न उस सोशल जो कंडीशन का या उस पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर या पर्टिकुलर एरा के अंदर, उसने उसको फॉलो किया या उससे डिविएट किया है। ये इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उस जो बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, उस कल्चर के अंदर या उस राइटिंग के अंदर या उस जॉनरा, जो जमाने का जॉनरा है उसको देखना पड़ेगा, फिर आप ये कर सकते हो। 10th क्या हो सकता है, कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। इस पे बहुत कम बचे जाते हैं। कंपैरेटिव, comparing the style of one author or different works by the same author to highlight changes or consistencies। एक राइटर है उसने मुख्तलिफ लिखी हुई हैं, पोएम्स लिखी हुई हैं, या एक राइटर है उसने मुख्तलिफ ड्रामे प्लेज लिखे हुए हैं, उनका देखें कि उसकी आपस में क्या रिलेशन, क्या उनको कंपेयर करके देखें क्या फ़र्क क्या है, उसका स्टाइल में दोनों में क्या सिमिलर या चेंजेस हैं, कहीं वो क्या चेंजेस हैं। बंदे की आप मुख्तलिफ जॉनरा के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक यही है कि पोइट्री को पोइट्री से कंपेयर करें और नॉवल को नॉवल से करें, ड्रामे को ड्रामे से करें, स्टोरी को स्टोरी से करें। ओके ओके 11th ऑब्जेक्टिव पॉसिबल क्या हो सकता है, रीडर रेस्पॉन्स। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द ऑथर स्टाइल अफेक्ट्स द रीडर्स इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। जो रीडर है उसके इमोशन पे क्या फर्क पड़ता है। अक्सर बच्चे इस पे कहते हैं इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट किस पे देखेंगे,
अपना तो बता सकते हैं व्हाट दे हैव फेल्ट। अब लाजमी नहीं है कि जो किसी टेक्स्ट को मैंने पढ़ के उसको इन्फर किया मीनिंग्स, या मुझे जो उसकी इमोशनल कंडीशन मेरी है वो बाकी की भी हो। जो थीम मैं खर्च कर रहा हूँ, इन्फर कर रहा हूँ, वो बाकी भी समझे। यही तो स्टाइलिस्टिक खूबी है। हर बंदा अपने अंदाज में परसीव करता है। ही और शी टेक्स और इनफर्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू हिज और ओन कॉग्निशन और एजुकेशन और एक्सपोजर। तो ये देखो, इसके बारे में आप जान सकते हो। 12th ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है एग्जामिनिंग स्ट्रक्चरल चॉइसेस, यानी जो स्ट्रक्चर है उसकी चॉइसेस को देखना। जो सिंटेक्टिकल फॉर्म है, एक्टिवाइजेशन है, पैसिवाइजेशन है, शॉर्ट सेंटेंसेज हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इसके बारे में अगर पीटा वीडियो बनी हुई है, अगर इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं नीचे लिंक दिया हुआ है कि जो ग्रामेटिकल उसकी चॉइसेस हैं, पंक्चुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में वीडियो है, वो देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स, यानी आप जो सेंटेंस है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, जो पैराग्राफ है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनकी सिंटैक्टिक फॉर्म क्या है, किस तरह उसने सेंटेंस को यूज किया हुआ है, सिंपल सेंटेंस यूज किया हुआ है, कम्प्लेक्स किया हुआ है, कंपाउंड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इस्तेमाल की हुई हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस इस्तेमाल की हुई हैं, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किए हुए हैं, पैसिव वॉइस इस्तेमाल किए हुए हैं। तो उसको आप देखोगे तो आपको उसमें ये आप देख सकते हो। अब अगर कंक्लूड करें तो हमने ये देखा, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस unveils the intricacies of language and enhances our understanding of literature। यानी अगर आपको स्टाइलिस्टिक समझ बूझ है तो आपको मीनिंग को समझने में आसानी होगी, और जब उनकी जो उलझी हुई होती है, अपनी इंट्रिकेसीज होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो इंटर रिलेशंस होते हैं, उनको समझ जाओगे तो आपको खुद बहुत लिटरेचर अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। अब मजीद क्या कर सकते हो आप, ये जो मैंने बात की है ना इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी यूज्ड, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, दे माइट गिव यू सम हिंट्स फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। आप उसको मजीद देख सकते हो। आप वही ना, जब आप स्टाइलिस्टिक को गौर से पढ़ते हो ना, थोड़ा सा अंदाजा आपको हो जाता है, आपको समझ आती है, तो येट लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी एक्सप्लोर्ड। अभी बहुत सारी चीजें करने वाली बाकी हैं। इवन कि आप एक पोएम को लो और 10 बच्चे एक ही पोएम को, या 10 स्टूडेंट एक ही पोएम को एनालाइज कर जाएं, तो वो भी मुमकिन है। शायद 50 भी करें तो वो भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर बंदा उसको अपने अंदाज में परसीव करेगा। तो उससे फिर देखे कि हाउ द डिफरेंट मीनिंग्स हैव टेकन है, यानी हर एक अलग अलग ग्लासेस है, उनको अलग अलग ग्लासेस दे दो। किसी के पास नीली ऐनक है, किसी के पास पीली ऐनक है, किसी के पास सब्ज है, किसी के पास लाल है, और एवरी पर्सन इज लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक का एंगल 30 का है, एक का 60 का है, एक का 90 का है, और हर एक अपने आप में देख रहा है। किसी को 9 नजर आ रहा है, किसी को 6 नजर आ रहा है, किसी को जो है वो कुछ और चीज फिगर नजर आ रही है। तो दिस वुड इफेक्ट द रिजल्ट्स, और यही आपको सबसे बड़ी बात है। आई होप कि आप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज रह गई है, क्लियर नहीं है, तो काइंडली कमेंट में लिखिएगा, उस पर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर।